बता दें क्या करने जा रहे हैं कल 13 अगस्त की रात को। इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है अपने बैरून मुल्क आकाओं की। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अभी तक हमने हर हरबा इस्तेमाल अभी है नहीं किया। 18, 19 को 20 किया जा सकता है, 10 को 20 नहीं किया जा सकता। फर्जमाल 1000 वोट है, वहाँ पे पोलिंग की पर्चियां जो है वो 1500 या 2000 इशू हुई हैं। डेरा लगाया 3-3.5 घंटों का, फिर वहां से रिटर्न डिसीजन आया और उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्रीज उससे बरक्स फैसला दिया। आपको लगता है 62-63 लागू हो सकता है? रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ हम क्यों अपनी दाढ़ी देते हैं कि वो हमसे जो है कलमे पढ़वाता रहे और हमसे दुआएं कनूतें पढ़वाता रहे और कहे कि अच्छा आप अच्छे मुसलमान नहीं है। मुसल्ले पे खड़े होकर या मस्जिद में पढ़कर इबादत नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जनाब। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तानी सियासत में तलातुम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस तलातुम का आगाज तकरीबन 3 माह पहले हुआ था और उसके बाद से अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है और दोनों जानिब, दोनों फरीकैन, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ खान साहब हैं। खान साहब भी अपने किसी मुतालबे से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, उनका मुतालबा है कि जनाब जनरल इलेक्शंस करवाए जाएं, उनका मुतालबा है कि जो डेट है वो अनाउंस की जाए इलेक्शन की और उसके बाद बैठकर बात की जाती है। हुकूमत दूसरी जानिब वो खान साहब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। खान साहब कल जलसा करने जा रहे हैं जनाब, परसों 14 अगस्त है, 13 अगस्त की रात को जलसा किया जाएगा। खान साहब भी कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे और उन्होंने कहा जनाब जश्न आज़ादी साथ मनाएंगे और वो बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। अब वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? शायद हो सकता है कि जनाब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, शायद हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दें और ये कहें कि जनाब अब तो मेरे पास केपी भी है और अब मेरे पास पंजाब हुकूमत भी है, तो मेरे लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी जितनी मुश्किलात उनको पहले देखने को मिली थी। हुकूमत की जानिब से एक हरबा अपना आजमाया गया और जनाब अता तारर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि कल का जो जलसा है, अच्छा उनकी एक अपनी लॉजिक थी। वो कहते थे जनाब जिस ग्राउंड को इस्तेमाल किया जा रहा है इस ग्राउंड को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और जनाब अब कल जलसा होगा और जलसे में खान साहब क्या ऐलान करते हैं जनाब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मेहमान गिरामी से तारुफ करवाते हैं जनाब आपको। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खान साहब के करीबी साथी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक है, खैरियत से। सर ये बताइएगा क्यों इतना तजस्सुस, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट करते हैं आप लोग? बता दें क्या करने जा रहे हैं कल 13 अगस्त की रात को, क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्या लाहे अमल अपनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आपने मदद थैंक किया। यू सो मच, थैंक यू। तजस्सुस तो नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इमरान खान साहब अपने ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे और जश्न आज़ादी भी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी। देखिए 14 अगस्त 1947 को बड़ी मुश्किल से लोगों ने खून के दरिया बहाए इस मुल्क को हासिल करने के लिए। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मरहुमा हमें बताते थे कि जी जिस तरह मेरे वालिद साहब की फैमिली जिस वक्त देहरादून में मेरे दादा पोस्टेड थे, मिलिट्री में थे, तो जब वो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो मतलब काफिले जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे और ये पंजाब, इंडियन पंजाब में मतलब हर जगह पे लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने बाल्टी डाली, एक कुएं में बाहर निकाली तो वो खून से भरी हुई थी। तो इस तरह के वो सीन्स डिस्क्राइब करते हैं और उस दिन हमें 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी हासिल हुई और फिर इस असली आज़ादी जिस तरह कहते हैं, जिसको कहते हैं ना ज़हनी तौर पे इंसान आज़ाद होता है, वो इमरान खान साहब ने लोगों के जहन में एक चीज़ डाली है कि हमने वो असली आज़ादी हासिल करनी है, वो गुलामाना सोच की जंजीरें हमने तोड़नी है, जो कि इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है अपने बैरून मुल्क आकाओं की, अपनी दौलत की ये गुलाम है, अपनी करप्शन की गुलाम है, अपनी हवस की गुलाम है। ये वो जंजीरें हैं गुलामी की जो हमने हर हालत में तोड़नी है कि जिस तरह एक उकाब होता है उसको आप पिंजरे में बंद करते हैं, वो रूह, वो आप समझें कि ख्वाहिशात, उसको हमने आजाद करना है कि एक बुलंद
ऊंचाई पे ये मुल्क जाए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर वही बात है ना, आप लोगों का अल्टीमेट मुतालबा जो पिछले 3-4 महीने से देखने में आ रहा है वो जनरल इलेक्शंस हैं। आप लोग कहते हैं डेट अनाउंस की जाए जनरल इलेक्शंस की, लेकिन अगर ये ऑनेस्टली बात देखी जाए, सारा तज्जिया किया जाए, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वफाकी हुकूमत, आपने पंजाब भी ले लिया, तब भी जो मरकजी हुकूमत है विफाक, वो कहती है जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे उसी वक्त जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। व्हाट डू यू थिंक सर, खान साहब के पास कौन से कार्ड्स अभी बाकी हैं, क्या करने जा रहे हैं? और वो जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं वो स्ट्रीट की सियासत है, अवाम की सियासत है, मोबिलाइज करना, अवाम से बात करना, अपने पावर शो करना अवाम की ताकत का। तो सर ये करने जा रहे हैं आप लोग, लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अभी तक हमने हर हरबा इस्तेमाल अभी है नहीं किया। अभी बहुत है अभी बहुत पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अभी इस्तेमाल करेंगे। पहली बात। इसके इम्तिहान और दूसरी बात आप बिल्कुल है अभी इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे देख होता है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त तो आगे क्या होने जा रहा है सर? आगे ये देखे ना जी, पीडीएम जो कंपनी टांगने वाली सरकार है, वो 4 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो आके उन्होंने तकरीर झाड़ दी और कंपनी टंगवा दी अपनी। तो उस वक्त पेट्रोल तो हुआ था 4 रुपए महंगा, तो अभी जो है वो 45 और 50 रुपए टपक गया, तो इनको अभी तक होश नहीं आई। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीडीएम का मुतालबा था जी कि आप आजादान मुनसिफाना आप इंतखाबात कराएं, तो हम लोग कहते हैं चले आ जाएं, इंतखाबात भी हम लोग कराते हैं। सही है। तो फिर देर किस चीज की? देर इस चीज की है कि पीडीएम वाले जो ये सर्कस है, इनको डर लग गया है। ये भी डर रहे हैं कि जो अवामी रवैया इन्होंने देखा है, जिस तरह के खान साहब ने स्वीप किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 जो अभी सीटों पे इंतखाबात आएंगे, इनके ख्याल गुमान में नहीं था। फ्रेंकली स्पीकिंग, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे इस्तीफों को पीस मिल, इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी अपनी अक्ल लड़ाई, सारे इकट्ठे हुए कि जी हम लोग लॉकआउट करेंगे। और रब्बुल इज्जत की तरफ से एक चीज होती है, तो खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके कागज नामजदगी जो है वो दाखिल होने शुरू हो गए। 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम लोग इनके पहलवानों का इंतजार कर रहे हैं कि इनका कौन सा पहलवान आके तो फील्ड में उतरेगा। सर मैं ये ज़िमनी इंतखाबात 9 सीटों पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि सर डिटेल में आपसे एक एक करके सारी चीजों पर बात करनी है। सर ये जलसा गाह का क्या रौला था, क्या मसला था? ये आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान का इंतखाब क्यों नहीं किया? खान साहब मीनार पाकिस्तान पर मुताद्दिद जलसे कर चुके हैं और अपने ही रिकॉर्ड्स जलसों के तोड़ चुके हैं। उनके सियासी मुखालिफिन भी शायद इस बात का एहतराम भी करेंगे और एतराफ भी करेंगे कि मीनार पाकिस्तान को भरने का एजाज शायद खान साहब को ही हासिल है, जो पीडीएम की जमातें भी उस चीज पर नहीं पहुंच सकी। तो सर ये ग्राउंड का आपने इंतखाब किया, तो ग्राउंड आपको नहीं लगता सर ये सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मीनार पाकिस्तान देखें, मीनार पाकिस्तान हमने रमजान शरीफ में भरा और गर्मियां थी सब, उस वक्त भी भरा। उस वक्त हमारी हुकूमत भी नहीं थी, फिर भी हमने भरा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हुकूमत भी अपनी है, अभी तो वो क्या कहते हैं, भरना उसका मसला नहीं है, पर हमने कहा चेंज ऑफ वेन्यू भी होना चाहिए। और फिर ये जश्न आजादी का एक समा है, तो एक सीन का डिफरेंशियल भी आना चाहिए। और दूसरी बात, ये ग्राउंड जो है इसमें कोई तजस्सुस या इसमें कोई कबात नहीं है। नेशनल हॉकी स्टेडियम है। एस्ट्रोटर्फ जो है, इस पे लोग बड़ी बात कर रहे थे, रोल होके इसने चले जाना है सरगोदे, ऐसे भी इसने जाना था। यहाँ पे एक नई एस्ट्रोटर्फ आ रही है, हुकूमत ने अपने टाइम पे उसको रोल करके वो सरगोदे चली जाएगी, उसका फायदा उठा के हमने यहाँ पे जलसा भी कर दिया। लेकिन वो मुखालफिन को एक मौका मिल गया ना कि आपने ऑस्ट्रोटर्फ उठाई है और ये हॉकी ग्राउंड है, इसको सियासी मामलात से दूर रखना चाहिए सर हंस रहे हैं अच्छा अच्छे मूड में आज मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे वो किस्सा याद आ जाता है कि एक आदमी जा रहा था, चल रहा था। अच्छा। तो वो अपने घोड़े पे चल रहा था, तो एक गांव से गुजरा, तो लोगों ने कहा कि कितना जालिम आदमी है, घोड़े पे बैठा हुआ है इस गर्मी में, चलने लग गया। दूसरे गांव में गया, उन्होंने कहा ये इस पागल को देखो। वो तो मुखालिफिन बात करते जाएंगे, उसमें कोई परवाह नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर। ज़िमनी इंतखाबात की तरफ आते हैं सर। ये खान साहब 9 की 9 नशिस्तों पर
खुद ही कागजात नामजदगी जमा कराना है। ऐसा ना हो जनरल इलेक्शंस में भी वो सारे खुद ही कागजात नामजदगी जमा करा दें, आप लोग कहें कि फिर हम क्या करेंगे, हम किस तरह से लड़ेंगे। हम लोग उनकी कैंपेन चलाएंगे, हम उनके सफाई क्यों नहीं चलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तो चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो खान साहब एक तरीके से चैलेंज दे रहे हैं कि भाई 9 जगह हैं, 9 ज़िमनी इंतखाबात हैं, कई एक जगह से हरा के दिखा दो। ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी है, आपने उनको ओपन चैलेंज दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता सर पार्टी के अंदर लोग कहेंगे, मुतनफ्फिर भी होंगे कि भाई हम भी तो, हमारी भी तो फैन फॉलोइंग है, हमारे भी तो लोग चाहने वाले हैं, हमें भी वोट देना चाहते हैं। वो एक अलग बात है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता सर, आपको नहीं लगता ये? नहीं जी, हम लोग बड़े आजिज लोग हैं और जो सरबराही होती है वो रब्बुल इज्जत की है इस पूरे कायनात पे। इसमें कोई खान साहब ने एज ए स्ट्रेटेजी हमने की और हमने कहा जी जिस तरह होता है एक फील्ड में आप उतरते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये मैदान है, आप आ जाएं। इमरान खान साहब ने अपने कागज नामजदगी दाखिल कर दिए, तो आपका जो टॉप के लीडर हैं वो आ जाएं। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब, उन पे कोई कबात नहीं है, जाके सिंध में खान साहब का मुकाबला करें या जरदारी साहब करें, या फिर केपी में माशाल्लाह एमएल वली साहब हैं, माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी बड़े बड़े लीडरान हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं, वो केपी के इन सीटों में आ जाए ना, मुकाबला करें। किसने रोका है? वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं, उनकी सीटें वहीं पे रहेंगी, या नहीं जीतते तो उनकी मौजूदा सीटें रहेंगी, पर मुकाबले का मजा तो आए ना, इमरान खान साहब के मुकाबले में आए, पता चल जाएगा ना अवाम किसके साथ है। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो है ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुअत्तली का मुतालबा करते हैं, आप कहते हैं उनको हटाओ, और फिर ये ज़िमनी इंतखाबात आप जाहिर सी बात है वही करवा रहे होंगे और सारे मामला वो देखेंगे, आप उनकी सरबराही में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सारे मामला देख रहे हैं उन्हीं में आप ये ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। तो सर एक तरफ आप मुतालबा करते हैं उनको हटाएं, फिर दूसरी तरफ आप बॉयकॉट भी नहीं करते, आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे, और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि जनाब अवाम आपको वोट देंगे और आप 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कि तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मसला है, जीतेंगे और मेरे रब के हुक्म के साथ जीतेंगे। अवाम देखिए, मेरा एक पुख्ता यकीन है, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 6 इलेक्शन लड़े हैं, जीता भी हूँ, और मेरा पुख्ता ईमान है कि ये हार जीत जो है ये खेल का सिलसिला होता है। इंसान उस वक्त जीता है जिस वक्त रब्बुल इज्जत अवाम के दिलों में हुक्म करते हैं, और अवाम एक बिल्कुल सर, हमारी कोई औकात नहीं है, खुद माइल होती है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, बेशक अवाम के दिल खान साहब की तरफ माइल हुए में। और दूसरी बात ये है कि हम लोग तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अभी भी हमारा यही मुतालबा है कि उनको मुस्ताफी होना चाहिए, हर सूरत मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी बन चुके हैं, वो पीडीएम के साथ उनके साथ एक सब्सिडरी बन चुके हैं, उनको जाना चाहिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है, जब वो डिमांड कर रही है तो फिर उनको उस डिमांड पे को मान के इज्जत के तौर बाइज्जत तरीके से साइड पे होना चाहिए। लेकिन सर मैं कतई नजर इन तमाम चीजों से जो आपने कहा, बिल्कुल मैं इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं करूंगा, आपके मुखालफिन भी नहीं करेंगे। खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मकबूलियत है उसके हिमालय के टॉप पर है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके मुखालफिन भी इस बात को तस्लीम करेंगे, मानेंगे। सर अगर आपको सीटें मिल रही हैं, अगर आप जीत रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आवाम आपको वोट दे रहे हैं, आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आप ही यहां से जीतेंगे, तो सर फिर धांधली का सवाल तो नहीं पैदा होता ना। आप 18-19 को 20 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 को 20 कर दें। उमर साहब, उमर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? सर हेलो, जी उमर साहब मेरी आपको, आप मुझे सुन सकते हैं? गालिबन शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद भी उनसे सवालात करेंगे, क्योंकि एक लॉजिकल सवाल है कि अगर आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह का एक ओपन चैलेंज रख रहे हैं, ये ओपन चैलेंज है उन तमाम जमातों के लिए जो कि इस वक्त हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत में है, मरकज़ के अंदर मौजूद है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक ज़माने से पाकिस्तानी सियासत में सरगर्म है। लेकिन एक ओपन चैलेंज है खान साहब की जानिब से, और ये वाकई में उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं वेरी गुड स्ट्रेटजी, ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी के तहत वो बताना चाह रहे हैं कि जनाब आप 9 के 9 हल्कों में कोई भी उम्मीदवार ले आइए, मुझे हरा के दिखा दीजिए। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ही है
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग करने का आप लोग मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं सर कि 9 की 9 नशिस्तों पे खान साहब ही जीतेंगे, खान साहब को वोट मिलेगा और आप ये 9 नशिस्तें निकाल भी लेंगे, और ये 9 जाहिर सी बात आपने रखनी नहीं है, खान साहब रखेंगे, बाकी 8 फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा, वो खान साहब उसको भी शायद नहीं अपने पास रखें। लेकिन सर 18-19 को 20 किया जा सकता है, 10 को 20 नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता अगर आपको वोट भी मिल रहे हैं, आपको सीटें भी मिल रही हैं, आपको नशिस्तें भी आप जीत रहे हैं, तो फिर धांधली कहां हो रही है सर? देखिए, मैं आपको खुद बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने पिटीशन की ये हालिया इंतखाबात में, और हमारा ये मौकफ था कि आपको पोलिंग एजेंट जो है वो आपका रिटर्निंग अफसर की तरफ से एक बात आई कई हल्कों में कि जी आपका पोलिंग एजेंट जो है वो हल्के का होना चाहिए। तो हमने पिटीशन की कि वो कहीं पे हो सकता है, और वहां पे जो कमिश्नर्स थे उन्होंने हमारे मौकफ की तायद की। और जिस वक्त रिटन डिसीजन शाम को आया, और वो भी वहां पे जाके मैं बैठ के आप कहते हैं ना जिस तरह डेरा लगाया 3-3.5 घंटों का, फिर वहां से रिटन डिसीजन आया और उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्रीज उससे बरक्स फैसला दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपका जो पोलिंग एजेंट है वो मुकामी ही शख्स होगा। फर्ज माल अभी मैं एक जगह से इलेक्शन लड़ता हूं और वहां पे ज्यादातर लोग मेरे मुखालिफ हैं, और एक पोलिंग एजेंट पे वो किसी को बैठने नहीं देते, तो मैं तो अपने पोलिंग एजेंट कहीं से लाऊंगा, और पोलिंग एजेंट की ड्यूटी बड़ी महदूद होती है। वो भी वो उस चीज को कबूल नहीं करना चाह रहे थे, और फिर लाहौर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला। तो मुतअद्दिद ऐसे फैसले आ चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो बिल्कुल इम्पार्शल नहीं बल्कि पार्शल है। ठीक है सर, आपकी जो ये खुसूसी नशिस्तें थे उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा था, आपको उसके लिए भी अदालत में जाना पड़ा। बिल्कुल, मैं इन तमाम चीजों को लेकिन सर मेरा एक धांधली के हवाले से सवाल है, एक 18-19 को आप 20 कर लेंगे, ऐसा होता है पाकिस्तान की सियासत में। 1971 के अलावा तमाम इलेक्शंस पर लोग डाउट करते हैं, तमाम सियासी जमातें डाउट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 को आप 20 कर दें। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी भी आपको सीटें जीतने में हायल रुकावट नहीं बन सकेगी? ऐसा है? नहीं, मैं आपको बताऊं जी, ये अभी जो इलेक्शन हुआ था 20 सीटों पे भी, इस पे फर्जमाल पिंडी की आप सीट ले लें, जी जी बिल्कुल, उस पे आप देख लें कि जिस वक्त तकरीबन 49 वोटों का फर्क था, जिस वक्त बक्से खोले और उसके रिकाउंटिंग की बात है, वो कानून में बड़ा वाजे है कि वो हर हालत में पूरे हल्के की इलेक्शन आपकी रिकाउंटिंग होनी थी। और वहां पे 2-3 पोलिंग स्टेशन पे रिकाउंटिंग शुरू हुई, उन्होंने मुअत्तल करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, कंसोलिडेट किया और कहा कि जाके आप ट्राइब्यूनल में करें। तो इस तरह अच्छा, फिर दूसरी जगहों में हमें ये रिपोर्टें आई कि कई जगहों पे उन्होंने जो वोट है एक पोलिंग स्टेशन पे फर्जमाल 1000 वोट है, वहां पे पोलिंग की पर्चियां जो है वो 1500 या 2000 इशू हुई है। उसका क्या मकसद था? मतलब 1000 की जगह 1000 वोट तो पड़ता नहीं है किसी पोलिंग स्टेशन पे। अमूमन तकरीबन 50 या 55% वोट पड़ जाए एक नेशनल असेंबली इलेक्शन में या प्रोविंशियल असेंबली में, वो काफी वोट होता है। 1500 या 2000 वोट पे ना वो फिर प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। तो इस तरह मुतअद्दिद और मिसालें हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और हमारी डिमांड है कि वो मुस्ताफी हो। चलिए सर, होना भी चाहिए उनको। आगे बढ़ते हैं सर, एक एक करके तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। सर, एक मुआहिदा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी फर्म से, और ये लॉबिंग के हवाले से मुआहिदा किया गया, इस पर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है। और सर ये क्यों किया गया मुआहिदा, और इस मुआहिदे के मकासद क्या है? सर बड़ा अच्छा सवाल है। मकासद जो इस मुआहिदे के ये हैं कि ये PR मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, ना कि कांग्रेस के साथ या अमेरिकन हुकूमत के साथ। और मीडिया के साथ जिस तरह हर एक जगह की अपना वो तरीक़ेकार होता है, मीडिया के साथ हम लोग रिलेशंस अपने चाहते हैं, और अमेरिकन मीडिया हो या और वेस्टर्न मुल्क का मीडिया हो या जापान का हो, एक पार्टी का हक है। हम लोग जो है वहां पे उनके साथ इंटरेक्शन चाहते हैं, और अमेरिका में नहीं, दुनिया के हर मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि आप अपना पार्टी का मौकफ जो है वो दे सकते हैं। ये कई हमारे मीडिया के साथी हैं, वो दानिस्ता तौर पे इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं। और इसका एक, सर अगर मैं गलत हूं तो आप इसको तस्दीक कर दीजिएगा, इसका एक मकसद गालिबन ये भी होता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वहां पर अगर आप मुआहिदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो आपका मैसेज ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सके, ये भी इसका मकसद होता है। सर देखिए जी,
इस पे बहुत अहम चीज है। आपने वो बात की है जो कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कि आपके साथ मीडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोर्ट्रेयल अमेरिका में हमें तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। हमारा वहां पे अमेरिका से हमने वोट तो नहीं लेना, सही है, पर वहां पे पाकिस्तान का इमेज, मीडिया इंटरेक्शन के लिए सर। ठीक है सर, सर थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद। तमाम मौजूआत 13 अगस्त के हवाले से, ये जो फर्म के हवाले से मुआहदा किया गया, अक्सर लोग इसको ट्विस्ट करके बयान कर रहे हैं। जनाब इन तमाम चीजों पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या होने जा रहा है जनाब सियासत में, पंजाब की सियासत में, ओवरऑल सियासत में? कल खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, इसके अलावा दीगर मामलात हैं। 9 नशिस्तों पर खान साहब अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो उम्मीदवार हैं जो कि 9 की 9 नशिस्तों पर इंतखाबात भी लड़ेंगे। 62-63 की बात भी आशूरा से पहले कही जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि आशूरा खत्म होते ही 62-63 के हवाले से कार्रवाई की जाएगी, रेफरेंस भिजवाया जाएगा। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सरदार लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं। सर ये बताइएगा, कल खान साहब एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, आज इस हवाले से भी काफी कानूनी मामलात हुए कि आपने ऑस्ट्रो टर्फ हटा दी, यहां पे ना करें, मीनार पाकिस्तान पे कर लें, कहीं और कर लें, लेकिन हुकूमत को पसपाई का सामना करना पड़ा, अदालत की जानिब से अहकाम आ गए। सर कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? नहीं, ये तो देखें, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड पर जो करोड़ों रुपए की टर्फ खरीदी गई थी, जिससे हमारे बच्चे जो है वो खेलते थे, सीखते थे, और उन्होंने छोटे मोटे उधर तमगे भी लिए, चले उस हद तक तो हम compete नहीं कर सके जो सैकड़ों में लेकर गए, मगर चले 10 के करीब या 10 से नीचे हम अंडर 10 तक तो चलो पहुंचे, रसाई हुई, 2 हमने गोल्ड मेडल भी लिए। आपने उस यानी टर्फ को, उस ग्राउंड को जो बच्चों के लिए थी, करोड़ों रुपए की टर्फ थी, उखेड़ पड़े मारी, आपने अपनी जाती जो है वो एक जलसे के लिए आपने भेंट चढ़ाया। क्या और जगह खत्म हो गई थी पाकिस्तान के पास, या लाहौर में आप मीनारे पाकिस्तान पे कर सकते थे, और ऐसी मंटो पार्क है, बहुत सारी जगह हैं जिनको आप प्ले ग्राउंड को तबाह न करते। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती है कि प्ले ग्राउंड को तबाह कर दिया, टर्फ को खेड़ पड़े मारा है, करोड़ों रुपए का नुकसान किया। कैसे मोहतरम स्पोर्ट्समैन है खुद। और फिर अगर देखिएगा ये सड़कों पर आपका ख्याल है फैसले होंगे, ये क्या फसाद हमने फिल अर्ज ही कायम करना है। आप जब तक बैठकर आप मामलात को तय नहीं करेंगे सियासी जमातों के साथ मिलकर, आप खुद भी नाअहल होंगे, आपकी पार्टी भी बैन होगी, क्योंकि कानून इसी चीज का मुतकाजी है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है 2.5 लाख रुपया ना लेकर वो सिर्फ जिसका उन्होंने जिक्र अपने डिक्लेरेशन में नहीं किया था, ताहयात नाअहल हो सकते हैं, तो ये तोशा खाने में भी नाअहल होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 13 करोड़ जो इन्होंने उससे वसूल किया। लेकिन सर वो 62-63 की कार्रवाई होने जा रही थी, कहा जा रहा था 62-63 के तहत कार्रवाई की जाएगी, आशूरा के बाद जनाब दमादम मस्कलंदर होगा। क्या सर आपको लगता है 62-63 लागू हो सकता है, और कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसका कोई इनिशिएटिव हुआ नहीं हुआ? देखिए ये चाहते हैं कि एक फसाद, ये एक एजेंडा लेकर मोहतरम इमरान खान साहब रहम करें इस कौम पर। अच्छा, क्या इस तरह से सड़कों पर ये मामला हल होंगे? मैं नहीं चाहता कि, यकीन कीजिएगा कि इमरान खान नाअहल हों, बहुत मेहनत की है और एक बड़ी पार्टी के इस वक्त बड़ी कायद है, बिल्कुल उनको एक फन आता है, और लेकिन उस फन को खुदारा पाकिस्तान की तामीर के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल न करें, और अपनी पार्टी को भी भेंट न चढ़ाए। एक कल्ट डेवलप हो गया, उनकी फॉलोइंग है, क्यों अपने ऊपर और अपनी पार्टी पर रहम नहीं खाते, और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो बैठकर आए। आइन में, कानून में अगर तरामीम की जरूरत है, हम मिन्नतें करते रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। 135 तरमीम हमने तरामीम आइन में की, 18वीं तरमीम में हम मिन्नतें करते रहे कि 62(1)(f) जिसमें ये कहा गया है सादिक और अमीन और फलाफला तारीफें हैं,
ये चीजें और रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ हम क्यों अपनी दाढ़ी देते हैं कि वो हमसे जो है कलमे पढ़वाता रहे और हमसे दुआएं कनूतें पढ़वाता रहे और कहे कि अच्छा आप अच्छे मुसलमान नहीं है और आप बुरे मुसलमान है। अरे भाई, ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है, इसमें आप कैसे मुदाखलत कर सकते हो? मुझे अच्छा मुसलमान या मुझे बुरा मुसलमान कह सकते हो? ये अवाम को सौंपे, ये उनको अख्तियार दें, वो हर दफा इलेक्शन में यही तो तय करते हैं, तो फिर किस लिए? लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ ना माने, बिल्कुल ना माने। हमने भुट्टो के ओरिजिनल आइन की जो है बहाली की बात की थी, ये जियाउल हक की बाकियात हमने कहा पैमनकारियों को निकाल बाहर फेंके, हम जितना कर सकते थे जिस पर कंसेंसस करवा सके वो तो हमने निकाल दी, लेकिन इस पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ना माने और आज उसी की नजर हुए। तो फिर इमरान खान याद रखे, होश के नाखून ले। ठीक है, लेकिन सर आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब तो नहीं माने और आप कह रहे हैं वो उसी का शिकार होगा, खान साहब भी 62-63 का शिकार हो सकते हैं? क्योंकि उनके जो वकील है ना, या बाहर कानून भी है, आप भी बाहर कानून है सर, आपकी राय भी हमारे लिए मुकद्दम होगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसा हो नहीं सकता, दोनों का केस बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन आपको लगता है कि खान साहब भी 62-63 के तहत नाअहल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट है, मोहतरम इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। अच्छा। कि अगर नवाज शरीफ की नजीर मौजूद है, मिसाल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो इनके साथ कोई और सलूक तो हो नहीं सकता है। 62(1)(f) का यही होगा। इन्होंने तोशा खाने वाले 13 करोड़ भी अपने डिक्लेरेशन में जो आमदनी में नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो ये खुद मान रहे हैं कि इतने का बेचा, उसमें 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो बिल्कुल इन्होंने इख्फाक किया है। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो फैसला है, उसमें भी उन्होंने डिक्लेरेशन या वो फॉर्म जो भी है 4-5 साल वो झूठ बोलते रहे, उसमें जो है ना तो ये लिखा है कि मैं फॉरेन फंडिंग लेता रहा हूँ, ना ये लिखा है कि मनुआ फंडिंग लेता रहा हूँ, 16 अकाउंट को इख्फाक किया गया, जिक्र तक नहीं की गया है, बेनामी अकाउंट, बहुत कुछ है उसमें भी। और उसमें भी ये नाअहल होने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कवानीन में ये शिकें मौजूद हैं तो कानून फिर ये नहीं देखता कि 2/3 वाला वजीर आजम है, जैसे नवाज शरीफ 2/3 वाले वजीर आजम थे, या ये बहुत पॉपुलर वजीर आजम है और इसलिए बहुत बड़ी जमात है इसकी, तो इसलिए इस पर कानून का इतलाक जो है वो नहीं होगा, चूंकि ये बड़ा जो है लीडर है, तो ये कानून में नहीं होता है। अगर मैं आपकी बात को मजीद और ज्यादा डिफाइन करूं तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो मेरिट पर अगर केस है उसके तहत 62-63 खान साहब पर लग सकता है, जो सारे मामला निकल कर आ रहे हैं कानूनी तौर पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन 62-63 के तहत वो नाअहल हो सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, कौमी धारे से, सियासत के उफक से एक और सितारे को नहीं हटना चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब के भी आप कह रहे हैं कि जनाब उनका भी नहीं होना चाहिए था, और आप खान साहब को भी अखलाकी तौर पर कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही है सर? मैं इखलाकी तौर की इखलाक का तो इनको नजदीक का भी हरूफ अबजद भी नहीं आता, जो माशाअल्लाह ज़बान इन्होंने इस्तेमाल कर डाली है। हमारे नौजवान नस्ल की है, हमारे तो आपको पता है आपके चैनल्स पे हम आते हैं तो गले पड़ते हैं हमारे, हम तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जहाँ माशाअल्लाह पीटीआई के लोगों का सामना ना हो, क्योंकि वो दलील की तो खत्म हो गई है बात, अब तो दलील पर बात ही नहीं करते हैं। देखिए, दलील से, इख्तलाफ राय से, उसमें नरमी से, आप मोहब्बत से आप वही बातें कर सकते हैं। देखें, इबादत सिर्फ मुसल्ले पे खड़े होकर या मस्जिद में पढ़कर इबादत नहीं होती है, इबादत खुश अखलाकी से होती है, खुश गुफ्तारी से होती है, इदालत प्यार मोहब्बत से होती है, एक दूसरे के भाईचारे से होती है, मिल बैठकर बात करने से होती है। और ये जो जबानें आज हमने इस्तेमाल करें, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, आज जो हम जबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इखलाकियात की तो मुझसे बात ना करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुल्क की ही हमें कुछ ये यानी चाहिए कि मुल्क की रियासत को ही हम खिदमत करें, रियासत को ऊपर लेके जाएं, पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज पे जाएं, आवाम की खिदमत करना अगर मकसूद है हमारा, तो हमें मिल बैठ कर बातें करना होंगी, हमें कवानीन को ठीक करना होगा, हमें इब्हाम या जो नवाज शरीफ को निकाला गया है या दूसरे यूसुफ रजा गिलानी को 5 सेकंड की तौहीन अदालत में करके भाई 58(2) भी मुझे बताएं क्यों खत्म किया था हमने? सारी कौम ने किया था और हमने मिलकर आइन में मुतफिका तरमीम क्यों की थी कि किसी को हक नहीं है कि असेंबली को उठा के बाहर फेंक दो, सदर के सारे इख्तियारात उठा के बाहर फेंक दो।
हमारे चारों वजीर आजम चारों मरतबा जो है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2 दफा और मोहतरम नवाज शरीफ साहब 2 दफा हुकूमत हमारी, एक दफा 18 महीने चली, एक दफा 22 महीने चली, इसी तरह नवाज शरीफ को भी नहीं चलने दिया, और वो 58 भी। अरे बाबा 58 भी कौम ने इसलिए खत्म किया था कि एक सियासत में तसलसल होना चाहिए, 5 साल हुकूमत पूरी करे जो भी आती है, या आइन के मुताबिक अगर आपने किसी को जो है नो कॉन्फिडेंस करना है तो फिर आइन के मुताबिक उसको जो है रुख्सत कीजिएगा, ये अवाम का इस्तेहकाक है। ठीक है, 58 भी खत्म हुआ तो अदालत आ गई 58 भी। अब क्यों हमने अपनी दाढ़ी कभी हम मुक्तदर हलकों के हवाले कर देते हैं, कभी हम अदालतों के हवाले कर देते हैं अपने आप को, क्यों सियासतदान बैठकर जो है पार्लियामान में ये मामला है। और आप ही समझते हैं सर ये 62-63 की जो मामला है इसको भी तरमीम के तहत इसको भी खत्म करना चाहिए। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद चीजों पर बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगस्त का महीना पाकिस्तान की आजादी और उसका जश्न मनाने का महीना है। ये वो महीना है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, लेकिन आजादी के बाद से पाकिस्तान जिन मुश्किल और गंभीर सूरत हालात से गुजरा है, शायद दुनिया का कोई और मुल्क इस तरह के हालात से गुजरा। पाकिस्तान की शरक मकबूजा कश्मीर आज भी भारत के कब्जे में है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से भारतीय हुकूमत और फौज के जुल्म, बर्बरियत, जबर का शिकार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुसल्लह फौज की जालिमाना कार्रवाइयों में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से तेजी देखने में आ रही है, जिसके बाद से दुनिया कश्मीर की जाने मुतवज्जो हो रही है। दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और जनाब मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर अपनी आंखें बंद रखने वाला यूरोपीय पार्लियामेंट भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम अपनी गहरी तशवीश का इजहार कर रहा है। जिसके बाद जनाब ये उम्मीद हो सकती है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत को मजलूम कश्मीरियों के हक आज़ादी को तस्लीम करते हुए कश्मीर से अपने नाजायज कब्जे को खत्म करना पड़ेगा। और जनाब आखिर में मैंने ये मौजू इसलिए चुना है कि चौधरी परवेज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से कई दफ़ा वो मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ उठाते रहे। तो सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, क्या कहेंगे सर? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी जैसे आपने कहा कि अभी आजकल तो यौम आज़ादी की तैयारियां हैं, बल्कि 2 दिन कम 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए। और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हमें इस दफ़ा पाकिस्तान की आज़ादी का दिन ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए जो पाकिस्तान सियासी अफरा तफरी और माशी तौर पर थोड़ा सा हमारे हालात ठीक नहीं हैं। मेरे ख्याल में बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को इकट्ठे होकर 14 अगस्त का एक मैसेज देना है। हमारे 1000 इख्तलाफ हों, आपस में हमारी लड़ाइयाँ हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो हो सकती हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत के ऊपर, सबद हलाली परचम के ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इस कम से कम 14 अगस्त को तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान जो हैं अगर इकट्ठा होकर एक मैसेज ये दें कि हम पाकिस्तान है तो इनकी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो इनकी सियासत है, पाकिस्तान है तो इनकी हुकूमतें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को कायम और दायम रखना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अगर ये आपस के थोड़ी देर के लिए सियासी इख्तलाफात, क्योंकि ये कोई इतने बड़े सियासी इख्तलाफ हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ बैठ कर एक मुश्तरका लाएअमल तैयार कर लें आज़ादी के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा होगा और नौजवान नस्ल को भी और पाकिस्तानी कौम को भी और बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अभी जैसे आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द हुकूमत और RSS उसकी फौज ने जो उनका 370 और 35A ख़त्म करके उनसे उनकी शनाख्त छीनी है। और इसके ऊपर इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे काम हो भी रहा है। जैसे आपने कहा यूरोपियन पार्लियामेंट तीसरी बार, वहाँ के जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, पहली बार 15, 13, इस दफ़ा 14 MEP ने अपनी हाई रिप्रेजेंटेटिव को लेटर लिखा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा
75 साल से जो फौजी मिलिट्री जोन बना हुआ है वो मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाते हैं। और अभी जो खालिस्तान के हवाले से आपने देखा, अभी अमेरिका में, यूरोप में आपने देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर कि वहाँ पर ये जो यूनाइटेड नेशन ने उनको 2020 रेफरेंडम के लिहाज से वो अपना हक के खुदरादियत वो भी मांग रहे हैं कश्मीरियों की तरह। अभी इंडिया जो है, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता है, वो खुद अब उसके अंदर 11 आज़ादी की तरीकें चल रही हैं। और हमें जो हमारे अंदर ज़्यादा इख्तलाफात हैं, झूठी खबरें हैं, अभी मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ पाकिस्तान को अभी ये कोई फ़ौज किसी का ख़तरा नहीं है। जो पहले F-16 या B-52 की जंग थी वो नहीं, अभी 5th जनरेशन वार शुरू हो गई है। तो सर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं सर माजरत आप कहता कलामी की ओवरसीज आप पाकिस्तानी हैं, जश्न आज़ादी भी आप मनाते हैं और पूरे जनाब जोर शौक से मनाते हैं, लेकिन उस वक्त आप सर कश्मीर में जो मजालिम भारत की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, उस पर सर ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से आप बैरून मुल्क लोगों को उस पर रोशनी डालते हैं कि जनाब देखिए क्या हो रहा है, आधे कश्मीरियों को एक आग उनकी ज़ाया कर दी गई है, पैलेट गन से मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ जो जिस तरह के मजालिम किए जा रहे हैं वो शायद तारीख में, दुनिया की तारीख में नहीं मिलते होंगे। मैं आपके साथ इसमें टोटल एग्री हूँ। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ, यूरोपियन पार्लियामेंट ने इससे पहले जो गुमनाम कब्रों के ऊपर वहाँ पर रेजोल्यूशन आई, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वहाँ पर कश्मीर के ऊपर हेयरिंग हुई जिसमें यूनाइटेड नेशन के लोग भी मौजूद थे। और अभी भी जैसे पहले हम 15 अगस्त को यौम स्याह मनाते थे, अभी हम 5 अगस्त को भी मनाते हैं और 14 अगस्त को हम धड़ल्ले के साथ सब्ज हलाली परचम के साए नीचे पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम इंडियन एम्बेसीज कौंसलेट के बाहर उनका यौम स्याह मनाते हैं। और ये उस वक्त तक हम मनाते रहेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस जो कि 1947 को अक्टूबर में इनको नेहरू ने अमन फोर्सेस के नाम पर वहाँ पर ये दहशतगर्द फौज को लाया था कि ये यहाँ अमन के लिए आए हैं, थोड़े दिनों के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की करारदादों का भी एहतराम नहीं किया, इंटरनेशनल जो लॉ हैं वो भी तोड़े, जंगी जराइम भी किए। अभी जैसे कि हुर्रियत लीडर मलक यासीन मलिक को उन्होंने सजा दी। अभी मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से एक मुतालबा करता हूँ, अगर इंडिया अपने एक दहशतगर्द टेररिस्ट कुलभूषण को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं तो हम उस हुर्रियत लीडर मलिक यासीन मलिक को इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं ले जा सकते। और इसमें अभी मैंने कई बार ये पहले भी बात की है, कानूनी नुक्ता पर बात हो रही है, कानूनी नुक्तों पे बात होती रहेगी। वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए किसी मुल्क का पीछे होना ज़रूरी है। और जैसे दुनिया में एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के साथ अपने दिरमे दुरने सुखने खड़ा है। और ये जो अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में यासीन मलिक का केस ले जाने में कामयाब होते हैं तो ये पाकिस्तान की और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इंटरनेशनल कोर्ट में हम ये साबित करने में भी कामयाब हो जाएंगे कि 75 साल से वहाँ जो दहशतगर्द फौज जो मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रही है, जरूर हो जाएंगे, लेकिन सर अमली इकदाम कहाँ हैं? जाहिर सी बात है तमाम चीजें हैं, रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, देखिए अमली इकदाम तो जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, अभी मौजूदा गवर्नमेंट को इस पे कदम उठाना चाहिए। अभी मेरा तो कभी ये नहीं, बींगे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो कश्मीरियों के साथ, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के साथ मुखलस है और काम करते हैं। और अभी हमें जरूरत है कि इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं। ये जंगी जराइम भी कर रहे हैं, वहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों कोर्ट में हम अगर एक साथ जाएं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम मजलूमों के साथ होने वाले जुल्म को दिखाने में कामयाब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मुझे पूरी उम्मीद है, ये दुआ भी है साथ, इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को जनाब खत्म करेंगे कि कश्मीर में जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन हैं, जिस तरह के मजालिम का सामना भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सामना वो कर रहे हैं,
एक दिन ये जुल्म खत्म होगा, सूरज तुलू होगा, आज़ादी का सूरज होगा और कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।